अलाउद्दीन, कोनिया, मई 1247। मामला ही कुछ ऐसा बिगड़ गया था कि मुझे इस शादी पर खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। मगर इस दिन जब कमियाँ शम्स की दुल्हन बनने जा रही थी, मेरे दिल में शदीद दर्द उठा और मैं गम की शिद्दत बर्दाश्त न कर सका। मैं बिस्तर पर बैठकर इस तरह सांसें ले रहा था जैसे कोई डूबता हुआ आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हो। और फिर मुझे अपने आप पर खुद ही इतना गुस्सा आया कि मैंने खुद अपने चेहरे पे थप्पड़ों की बारिश कर दी। मेरे हलक से दिलसोज चीखें निकल रही थीं और तब मेरे दिल ने कहा, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मेरा बाप शायद मेरा सौतेला बाप है। अब न मेरी माँ थी, न बाप और न भाई, और कमियाँ भी मेरी कुछ न रही थी। मैं दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गया था। अपने बाप की जो थोड़ी बहुत इज्जत मेरे दिल में बाकी थी वो भी जाती रही। अब कमियाँ इसकी बेटी थी। अब उसे कमियाँ ही की भलाई के बारे में सोचना था। ये भी साफ नज़र आ रहा था कि उसे सिर्फ शम्स तबरेज़ी ही की फ़िक्र थी। उसने शम्स का इंतखाब कमियाँ के लिए क्यों किया? हर शख्स जानता है कि शम्स बड़ा ही भयानक और ख़तरनाक आदमी है और वो कमियाँ के लिए मुसीबत बन जाएगा। मैं जितना सोचता गया उसी कदर मुझे अपने बाप पर गुस्सा आता गया। उसने कमियाँ की खुशियाँ छीन ली थी और अपने दोस्त की खुशी के लिए मेरी भी कुर्बानी दे दी थी। उन्हीं ख्यालात में सारा दिन उलझा रहा और अपने आप से लड़ता रहा। इस घर में आसेब है, लिहाजा पूरे घर को गुलाब के पानी से धोया गया और उसे पाक किया गया ताकि अफरीतें यहाँ से निकल जाएं। मगर सबसे बड़ा अफरीत तो घर के अंदर ही मौजूद रहा, यानी कि शम्स। दोपहर तक मैं सख्त उलझन और गुस्से में मुब्तला रहा। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस तकरीब में हरगिज़ शिरकत नहीं करूँगा। ये सोचकर मैंने बाहर निकलने का इरादा किया। अलाउद्दीन, कहाँ जा रहे हो? मेरे अक़ब से मेरे भाई की तेज़ और करख्त आवाज़ आई। मैं इरशाद के घर जा रहा हूँ और आज की रात वहीं बसर करूँगा। मैंने उससे नज़रें मिलाए बगैर कहा। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें इस शादी में ज़रूर शरीक होना है। अगर तुम चले गए तो अब्बाजान का दिल टूट जाएगा। मैं सर से पाँव तक काँप उठा। और इस दिल का क्या होगा जिसको वालिद साहब ने इतनी बेदर्दी से मसल दिया है? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। तुम्हें इस खेल के बारे में कोई इल्म नहीं। वालिद साहब ने सिर्फ शम्स को खुश रखने के लिए ये दाव खेला है। वो नहीं चाहते कि शम्स इस घर से बाहर जाए, इसलिए उन्होंने कमियों को तश्त में सजाकर उसकी खिदमत में पेश कर दिया है। मेरे भाई के चेहरे पे कर्ब के आसार उभर आए। तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारा ख्याल है कि ये एक ज़बरदस्ती की शादी है, बल्कि हकीकत यह है कि कमियाँ की ही ख्वाहिश थी कि उसकी शादी शम्स से कर दी जाए। गोया कि इस इंतखाब का हक इसको दिया गया था। मैं फट पड़ा। या खुदा, तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? सुल्तान विलाद चिल्लाया। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर दिए, गोया खुदा से मदद मांग रहा हो। वो शम्स को चाहने लगी है। ये बकवास है। आइंदा ऐसी बात मत कहना। मेरी आवाज़ बर्फ़ की तरह सर्द थी। मेरे भाई, सुल्तान विलाद कहने लगा, अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करो। तुम हसद में मुब्तला हो गए हो, मगर ये हसद और जलन का जज्बा मिस्बत अंदाज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि बेयकीनी में भी नेक मकसद निकल सकता है। यह कानून नंबर 35 है। दुनिया में मुशाहबत और हमवारी मिलना आसान नहीं, बल्कि कदम कदम पर मुखालफत का सामना करना पड़ता है। लिहाजा यकीन और बेयकीनी के दरमियान समझौता करना ही पड़ता है। तब ही एक इंसान कामिल वजूद में आता है। खुलूस और एतमाद रफ्ता रफ्ता बदएतमादी को ख़त्म कर देता है। ये सब कुछ मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़ने के मतरादिफ था। इधर देखो, मैं ये सूफियाना शरबत पी पी के बेजार हो चुका हूँ। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हें कसूरवार ठहराता हूँ। तुम शम्स को दमिश्क से यहाँ क्यों लेके आ गए थे? इन तमाम बद इंतजामी और ख़राबियों के ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। मेरा भाई सहम गया और कुछ न बोला। जब मैं इरशाद के घर की तरफ जा रहा था तो मेरी हालत कदम ब कदम बिगड़ती चली जा रही थी। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग खोल रहा था कि अब शम्स और कमियाँ एक ही बिस्तर पे सोया करेंगे। लेकिन अब क्या हो सकता था? मैं तेज़ी से एक तरफ भागता ही चला गया। किमिया, कोनिया, दिसंबर 1247। अब हम दोनों दूल्हा दुल्हन करार दे दिए गए थे। हमारी शादी को 7 माह गुजर चुके थे और वो अभी तक मेरा शौहर नहीं बन सका था। मैंने पूरी कोशिश की कि इस राज को दूसरों की नज़रों से बचा कर रखूं, मगर झूठ एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है।
कभी कभी मैं सोचती थी कि शायद मेरा चेहरा ही मेरी शर्मिंदगी का राज खोल देता है, गोया कि ये तमाम हकीकत मेरी परेशानी पर तहरीर है और सबसे पहले देखने वाले की नज़र यहीं पड़ती है। ये बात नहीं कि शम्स मेरे कमरे में आता ही नहीं था, वो अक्सर आता रहता था। वो शाम के वक्त मेरी खैरियत और ज़रूरत वगैरह के बारे में पूछता और ये भी दरियाफ़्त करता कि सब कुछ ठीक है। मैं भी एक ही जैसा जवाब देती, हाँ सब खैरियत है, बस मैं अपने शौहर का इंतज़ार कर रही हूँ। दिन भर मैं अपने कमरे में बैठकर दुआ करती रहती हूँ कि खुदा हमारी शादी और मोहब्बत को कामयाबी से हमकिनार करे, मगर वो बस इतना ही मेरा ख्याल रखता है कि दरवाज़ा खटखटाकर अंदर दाखिल हो जाता है, चंद बातें करता है। कभी कभी हम दोनों कोई किताब पढ़कर भी लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं। अब तक हमने लैला मजनू, शीरी और फरहाद, यूसुफ और जुलेखा, अंदलीब और गुलाब की मोहब्बत की कहानियाँ पढ़ डाली हैं। ये उन मोहब्बत करने वालों की कहानियाँ हैं जो सारी दुनिया की मुखालिफत के बावजूद अपनी मोहब्बत पर डटे रहे और उस पर एक आंच तक नहीं आने दी। ये मोहब्बत पर साबित कदमी के किस्से थे। ये कहानियाँ बड़ी ही अलमनाक थीं और मैं उन्हें पढ़ पढ़ कर बेहद रंजीदा हो जाया करती थी और अक्सर सोचा करती थी कि मैं भी इसी अंजाम से दो चार हो रही हूँ और कभी अपने महबूब को ना पा सकूँगी। मैं उसके दराज गेसुओं से खेलती रही और फिर मैंने अपने होंठ उसकी पेशानी पर रख दिए। मुझे ऐसा लगा जैसे वक्त यहीं पे थम गया हो। रफ्ता रफ्ता उसने आंखें खोली, मुझे एक तरफ हटाकर वो उठ खड़ा हुआ। बस यही वो निशात अंगेज़ लम्हात थे जो हमारी ज़िंदगी में आए। उस दिन के बाद से हम दोनों के जिस्म एक दूसरे के लिए अनजान ही रहे। गुज़िश्ता 7 माह में खुद मैं भी कई बार उसके कमरे में गई, लेकिन हर दफ़ा खौफ से कांपती ही रही कि न जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। शम्स के मिजाज के बारे में कुछ कहना आसान नहीं है। कभी कभी तो वो इस खुलूस और मोहब्बत का बर्ताव करेगा कि मैं खुद ही शर्मिंदा हो जाती। अगली बार इसका अंदाज बड़ा ही तुर्श और संग दिलाना होता है। एक बार तो उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा कि मैं तन्हाई चाहता हूँ। मुझे यही समझाया गया था कि जब वो मराकबे में हो तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए। अब मैं अपने आप को मुतमईन रखती हूँ। मैंने शम्स को एक शौहर की हैसियत से देखना छोड़ दिया है, लेकिन उसके अलावा वो सब कुछ था। एक दोस्त, एक हमसाद, एक उस्ताद, एक साथी, यहाँ तक कि एक बेटा भी। जैसा वक्त होता और जैसी इसकी ज़रूरत होती, मैं उसके हिसाब से अपने आप को बना लेती और इसकी खिदमत सर अंजाम देती। बाज़ औक़ात मैं उसे अपनी पसंद का लिबास भी पहना देती और वह एतराज़ ना करता। रफ्ता रफ्ता मेरी मेहनत बराबर होने लगी, लेकिन ज़्यादा उम्मीदें रखने के बजाय मैंने अपनी तवज्जो गुफ्तगू और अंदाज़े बयां पर मरकूज़ रखी। उसके चेहरे से पता लगता था कि उसे मेरा रूप पसंद आया है और फिर वो मेरी हौसला अफजाई करने लगा। मैंने शम्स से ही बहुत अच्छी बातें सीखी हैं। अब मैं भी ज़रा अक्लमंद होती जा रही थी और ये सोचने लगी कि कई बातें मैं भी इसके दिमाग में भर सकती हूँ। मसलन ये कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए कभी कभी हंसी मजाक भी ज़रूरी होता है, जिसका मज़ा उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं चखा है। थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा मुझे हो रहा था कि अब इसके होंठों पर मुस्कुराहट और ज़िंदगी में रंग भर सकती हूँ, जिसकी कोशिश आज तक किसी ने नहीं की थी। अभी तक जो मैंने इक़दामात किए थे वो काफ़ी नहीं थे। मुझे अपने जहन से ये ख्याल मिटाना होगा कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मुझे इस बात पर तो कोई शक नहीं था कि वो मुझे पसंद करता है और वो मुझे अच्छी तरह समझता है, मगर इसको मोहब्बत नहीं कहा जा सकता। ये सोच इस कदर दिलखराज थी कि जो मुझे अंदर अंदर खाई जा रही थी, जिस्म के साथ साथ मेरी रूह को भी ज़ख्म खुर्दा कर रही थी। मैंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। मैं ज़्यादातर अपने ही कमरे में बंद रहती और उन लोगों से गुफ्तगू क्या करती जो दूसरी दुनिया में जा चुके थे। ऐसे ज़िंदा लोगों से क्या दिल लगाना जो अंदर से मुर्दा हो गए हैं। मुर्दों के अलावा अगर कोई मेरी सहेली थी तो वो सहराई गुलाब थी, अपने हाल में मस्त और गैरों की निगाहों से दूर। हम दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई थी। अब वो एक सूफ़ी बन चुकी थी। एक बार मैंने उसकी उलुल अज़ली की बेहद तारीफ़ की कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी का रुख यकसर बदल लिया। आज मैं ख़ास तौर पर सहराई गुलाब से मुलाकात के लिए गई। मैंने सोचा था कि आज दिल जमाई और सुकून के साथ बात करूंगी, लेकिन जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई मैं अपनी हिचकियों पर काबू ना रख सकी। कि मियाँ ये तुमको क्या हुआ? उसने पूछा। बस यूं ही, कुछ तबीयत ख़राब है, मैंने तस्लीम किया। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हाँ हाँ बताओ, मैं तुम्हारे किस काम आ सकती हूँ? मुझे कुछ शम्स के बारे में कहना है, वो बिल्कुल मेरे करीब नहीं आता है। मेरा मतलब है कि शायद मुझ में कोई कशिश नहीं है,
मैं तुमसे ये मालूमात हासिल करना चाहती हूँ कि तुम मुझे कुछ बताओ कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। सहराई गुलाब ने एक गहरी सांस ली कि मियाँ, मैंने अहद किया है कि मैं हमेशा पाक साफ रहूँगी और इस किस्म के ख्यालात भी अपने दिल में ना लाऊंगी, और ना किसी औरत को मशवरा दूंगी कि किसी मर्द को रुझाने के लिए क्या तरीक़े हैं। इसकी आवाज़ में बला की संजीदगी थी। मगर इससे तुम्हारे अहद और तुम्हारी कसम को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तुम सिर्फ एक ज़रूरतमंद की मदद कर रही हो। शम्स मेरा शौहर है और मैं उसे अपनी जानिब राग़िब करना चाहती हूँ। मैंने तौजी पेश की। शम्स एक रोशन ख्याल और तालीम व तरबियत देने वाला इंसान है, सहराई गुलाब कह रही थी। उसकी आवाज़ धीमी थी, शायद उसे डर था कि कोई सुन न ले। मेरे ख्याल में यह नामुनासिब होगा कि अदाएँ या नाज नखरा दिखाकर उसे मुतवज्जा किया जाए, लेकिन आखिर वो है तो एक इंसान ही ना। मैंने हार न मानी। हर इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिश का ग़ुलाम है, ख्वाह वो कितना ही परहेज़गार और नेक क्यों ना हो। हम सबको जिस्म अता किया गया है और शम्स भी एक जिस्म का मालिक है। सहराई गुलाब ने फ़ौरन तस्बीह हाथ में ले ली और कोई वजीफ़ा पढ़ने लगी। वो मराक़बे में चली गई और इसका सर ज़ोर ज़ोर से झूम रहा था। सहराई गुलाब ने फ़ौरन तस्बीह हाथ में ले ली और कोई वजीफ़ा पढ़ने लगी। वो मराक़बे में चली गई थी और उसका सर ज़ोर ज़ोर से झूम रहा था। मुझ पर रहम करो, मैंने इल्तिजा की। सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। 7 माह गुजर चुके हैं, मेरी रातें जाग कर और दिन रो कर गुजरते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? मैं अपने शौहर को अपना बनाना चाहती हूँ। वो कुछ न बोली। मैंने अपना स्कार्फ सर पर डाला और उसका सर पकड़कर झंझोड़ डाला। बताओ, क्या मैं बदसूरत हूँ? बिल्कुल भी नहीं कमियाँ, तुम यकीनन एक खूबरू और जवान औरत हो। तो फिर तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती? अपने शौहर के दिल का रास्ता मैं कैसे तलाश करूँ? मैं इसे कैसे मजबूर करूँ? कभी कभी मर्द के दिल में जगह बनाने के लिए औरत को फना होना ही पड़ता है मेरी जान, सहराई गुलाब ने कहा। मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकती हूँ, मैंने एक अज़म के साथ कहा।